दक्ष जो अभी भी ईश्वी की बातों को सुनकर काफ़ी हैरान थे, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ईश्वी की हालत इतनी बुरी हो रखी है, ऊपर से उसे इस वक्त तैयार होना है। दक्ष धीरे से ईश्वी के गाल को अपने हाथ से सहलाते हुए कहते हैं, तुम ठीक नहीं हो, कुछ भी बकवास कर रही हो। देखो, मैं तुम्हारे साथ ये रस्म निभाने के लिए तैयार हूँ, मगर मैं तुम्हें तैयार नहीं कर सकता ईश्वी। ईश्वी जो कहती हैं, ये लाल जोड़ा लेकर आए हैं ना वार्डरोब से, तो इसे पहनाएगा कौन? पहनाइए, शुरू करिए। मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, थोड़ी देर और ऐसे रही ना तो पक्का बेहोश हो जाऊंगी। मैं दक्ष कहते हैं, मतलब अभी तक तुम नाटक कर रही थी? ईश्वी जो ऑलमोस्ट दक्ष के ऊपर बैलेंस खोते हुए कहती है, नहीं, बस जान नहीं है मेरे अंदर, मगर बेहोश नहीं थी। अब ज़्यादा बकवास ना करिए, शुरू करिए ना। भैया जो एक बार अपने हाथ में लिए उस जोड़ी को देखते हैं और फिर इधर उधर देखकर कहते हैं, तुम ये वाकई में करना चाहती हो, पर तुम मेरी वाइफ नहीं। लेकिन ईश्वी इनको बीच में इंटरप्ट करते हुए धीरे से अपने सॉफ्ट उंगलियों को दक्ष के होठों पर रखते हुए कहती है, मैं हूँ, मुझे अच्छे से पता है कि मैं आपकी क्या लगती हूँ। शायद आप भूल गए, पर मैं नहीं भूल सकती। तहीं दक्ष जो ईश्वी के कपड़ों को देखते हुए कहते हैं, तो मैं उतारना शुरू करूँ? ईश्वी अपना चेहरा नीचे किए हुए अपने सिर को बस धीरे से हाँ में हिला दी थी। दक्ष जो तुरंत ईश्वी को बेड पर बैठाते हैं और जैसे ही वो उससे दूर जा रहे थे, ईश्वी उनका हाथ पकड़ते हुए कहती है, क्या हुआ? आप ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते मुझे। मैं सच्ची बता रही, मैं कुछ नहीं खाऊंगी, कुछ भी नहीं पीऊंगी, जान चली जाएगी पर नहीं खाऊंगी। वहीं दक्ष ईश्वी के सर पर अपना हाथ मारते हुए कहते हैं, बंद करो ये मेलोड्रामा, लाइट ऑफ करने जा रहा। तुम क्या चाह रही हो, लाइट ऑन करके उतार दूँ? वैसे काम करो, मैं तान्या को बुलाता हूँ, उससे मदद मांग लो। ये सब काम मैं नहीं कर सकता ईश्वी। ईश्वी अपना चेहरा उठाकर दक्ष की तरफ देखते हुए पूछते हैं, क्यों क्यों नहीं कर सकते? आप पति नहीं है मेरे। दक्ष अपने घुटनों पर आकर बैठते हुए कहते हैं, ईश्वी देखो, आज तुम्हारा व्रत है और मैं तुम्हें ऐसे नहीं देखना चाहता। आई मीन तुम कपड़े पहन लो, उसके बाद मेरे सामने आना, और कहीं मैं तुम्हें ऐसे देखकर अपना कंट्रोल लूज कर दिया तो? ईश्वी इस बात पर हल्का सा मुस्कुराते हुए कहती है, ये मेरा घर है, अगर यहाँ ऐसा कुछ भी किया ना तो मेरे पापा आपको बंदूक से मार देंगे, सारी गोलियाँ आपकी छाती के अंदर होंगी। तो ऐसे गंदे ख्याल मेरे घर पर मत लाइएगा दोबारा से। शुरू करिए, चांद निकलता जा रहा है। भाई दक्ष जा करके लाइट सारी ऑफ करते हैं, मगर उसके बावजूद भी चांद का आज कुछ और ही इरादा था। जैसे ईश्वी खड़ी हुई थी, चांद की रोशनी जो ईश्वी के शरीर को काफ़ी उभार कर दिखा रही थी। दक्ष धीरे धीरे अपने हाथों से ही ईश्वी के एक एक टॉप के बटन्स को खोलना शुरू कर दिए थे, लेकिन उनकी निगाहें जो सिर्फ और सिर्फ ईश्वी की आंखों की तरफ थी, उससे नीचे वो एक बार भी नहीं देखे थे। वो धीरे से उसके टॉप को उसके शरीर से अलग करते हैं और फिर उसको साड़ी का ब्लाउज पहना दिए थे, और फिर धीरे धीरे करके वो उसके चारों तरफ कमर पर साड़ी के कपड़े को लपेटते हुए उसके पल्लू को ले आकर के ईश्वी के कंधे पर टिकाते हैं, और फिर धीरे से उसके कान के पास आकर के उसके कमर को अपने हाथों से टच करते हुए कहते हैं, मुझे आता तो नहीं है ये करना, पर जैसा किया हूँ आई होप से तुम एडजस्ट कर लोगी। ईश्वी भी अपना चेहरा उठाकर दक्ष के कानों के पास आकर धीरे से कहती है, पहनाने वाले भी आप हैं और देखने वाले भी आप ही हैं, तो आपकी मर्जी, आप जितना मन चाहे उतना खुद को पॉइंट्स दे दीजिएगा इसके लिए। और अब जाकर दक्ष ने जैसे ही लाइट ऑन की थी, उसके ऊपर ये स्ट्रॉबेरी कलर की नेट की साड़ी वाकई ही बहुत जच रही थी। दक्ष ने देखा था ईश्वी को दुल्हन के लिबास में, मगर उस वक्त वो बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी और उसके चेहरे पर बहुत शिकन थी। लेकिन इस वक्त ईश्वी के चेहरे की वो मासूमियत देखकर दक्ष थोड़ा देर तो उसके चेहरे को बस यूं ही देखते रह जाते हैं। वह ईश्वी धीरे से अपना हाथ उठाकर उनके सामने उनकी आंखों पर अपनी उंगली धीरे से फेरते हुए कहती है, मिस्टर।
अभी पूरी तरह तैयार नहीं हुई हूँ मैं, चीज़ें और भी बाकी हैं। बगल में मंगलसूत्र, सिंदूर के डिब्बे, चूड़ियाँ रखी हुई थी, जिसे देखकर दक्ष थोड़ा हैरान भी थे और थोड़ा सा परेशान भी। उन्हें नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर हिश्वी को इतनी मोहब्बत कैसे हो गई उस इंसान से जिसने हमेशा उसे तकलीफ देने की कोशिश की, और परेशान इस बात से थे कि कहीं उन्हें खुद भी तो कुछ ऐसा महसूस नहीं होने लगा। वो सिर्फ हिश्वी को अपने दुश्मन की बेटी समझना चाह रहे थे हमेशा से, लेकिन अब उनके भी इरादे कुछ बदल से रहे थे। वो धीरे से चूड़ियों को अपने हाथ में लेते हैं और उसकी कनकनाहट को महसूस करते हुए इसे एक एक करके इश्वी के बाल की कलाइयों में पहनाने लगते हैं। चूड़ियाँ तो पहना ली गई थी, मगर अब बारी सिंदूर और मंगलसूत्र की थी, जिसे देखकर दक्ष 2 कदम पीछे हो गए थे और अपना चेहरा ना मिलाते हुए कहते हैं, इसका हक नहीं है मुझे। इश्वी जो सिंदूर के डिब्बे को देखते हुए कहती है, तो क्या मैं इसे खुद लगाऊं? मैंने खुद से शादी नहीं की, आपसे की है। या यूं कह लें कि आपने ज़बरदस्ती ऐसा किया था, मगर अब ये मेरी मर्जी बन चुकी है। जल्दी लगाइए, मुझे भूख लगी है, और कितना नाटक करवाएंगे मुझसे। लेकिन दक्ष ने अभी भी इस बात पर इनकार कर दिया था, जिससे ईश्वरी को भी समझ में आ रहा था, जिससे ईश्वरी भी इस बात को समझते हुए कहती है, ठीक है, जिस दिन आपको मुनासिब लगेगा उस दिन आपके हाथों से ही पहली बार सिंदूर अपनी मांग में भरूंगी। दक्ष अंदर ही अंदर बहुत गिल्ट महसूस कर रहे थे, क्योंकि इस वक्त वो ईश्वी को सारा सच बताना चाह रहे थे कि जैसा वो सोच रही है आने वाला भविष्य उनका एक साथ नहीं बीतने वाला। लेकिन वो ईश्वी का दिल भी नहीं तोड़ सकते थे। वहीं अब सारी तैयारी तो हो चुकी थी। ईश्वी जल्दी से जाकर के लिप बाम अपने होठों पर लगाती है और फिर प्रॉपरली लिपस्टिक के शेड को लगा करके अब पाउट बनाकर दक्ष को दिखाते हुए कहती है, कैसी लग रही हूँ? अच्छी लग रही हूँ ना? आई नो मैं अच्छी लग रही हूँ, मैं हमेशा अच्छी लगती हूँ। अब दक्ष को क्लियर हो गया था कि ईश्वरी मैडम तो अब तक नाटक ही कर रही थी, और वो ऐसे 2 बार बेहोशी का नाटक करके ये तो साबित कर चुकी थी कि अगर वो लॉयर नहीं बनती तो हाँ, एक्ट्रेस तो वो ज़रूर बन सकती थी। दक्ष उसके सामने आकर खड़े हो गए थे और उसके सामने अपना हाथ फोल्ड करते हुए कहते हैं, और कोई हुक्म है मेरे लिए? महेश्वरी जी कहती है, अभी तो अपने हाथ से आपको पानी पिलाना है, फिर खाना खिलाना है और फिर प्यार से सुला देना है। दक्ष अपनी एक भाव चढ़ाकर उससे पूछते हैं, मेरे साथ सोओगे तुम? इस बात पर श्रीजा शर्माते हुए कहती है, हाँ बीना। और वह भागकर अपने कमरे का दरवाज़ा अंदर से खोलते हुए कहती है, थाली कहाँ है? तान्या आ जाओ सब, मैं रस्म करने जा रही हूँ, मेरा वीडियो भी तो बनाना है ना। दीवार से टिक कर खड़ा दक्ष जो ईश्वी की मासूमियत को देखकर धीरे से अपना चेहरा फेर कर चांद की तरफ कर लिया था, और फिर खुद से ही कहता है, मैं तुम्हें वो दर्दनाक जिंदगी नहीं दे सकता जिसका हकदार सिर्फ मैं हूँ। तुम्हें क्या लगता है ईश्वी, ये केस जीतने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा? नहीं, ये केस मैं अपने लिए नहीं, सिर्फ अपने भाई के लिए जीतूंगा। मैं तो कब का हार चुका हूँ। तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करो तो ही तुम्हारे लिए अच्छा होगा, लेकिन मैंने तो हमेशा यही चाहा था कि तुम मुझसे नफरत करो। तुम्हें मोहब्बत कैसे हो गई मुझसे? तब तक तान्या दक्ष के सामने आकर खड़ी हो चुकी थी और वह दक्ष के बाजू पर धीरे से अपना पंच मारते हुए कहती है, ओ मिस्टर जीजा जी, कहाँ खोए हुए हैं? पहला करवा चौथ है आपकी और आपकी वाइफ का, कम ऑन एंजॉय इट। वही बगल से आयन भी खुश होकर आते हुए कहता है, वाओ, मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था हमारी दोबारा से इतनी अच्छी फैमिली बन सकती है ना भाई? दक्ष इस बात पर बिल्कुल सीरियस थे और वो कुछ नहीं बोलते। वही आयन दक्ष के कंधे पर अपना हाथ रखते हुए कहता है, क्या हुआ भाई, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? आप ठीक तो है ना? देखिए ना, हमारा दोबारा से परिवार बन चुका है, ऐसा लग रहा है जैसे हम दोबारा से वो पुरानी ज़िंदगी जी रहे। लेकिन दक्ष अयान को बालकनी साइड एरिया में ले आकर कहते हैं, बस करो अयान, मैं नहीं चाहता कि उसके दिमाग में और ज़्यादा गलत फहमियाँ डाली जाएं। ये आखिरी दिन है जिस दिन मैं ईश्वी के साथ अच्छी तरह से रिएक्ट करूँगा, क्योंकि कल से मेरा बर्ताव उसके साथ बिल्कुल अलग होगा, कुछ ऐसा जो वो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की होगी। नहीं, अयान अभी इस बात पर कुछ और बोलता, लेकिन तब तक ईश्वी जो थाल लेकर अपने हाथ में दक्ष के सामने आकर खड़ी हो गई थी और उनको अपनी तरफ दिखाते हुए कहती है, उधर कहाँ?
अयान के साथ नहीं, मेरे साथ करवा चौथ मनाना है। चलो वीडियो टाइम। संजू, बहुत ही क्लियर वीडियो आना चाहिए तुम्हारे कैमरे से, वरना जान लेना कैमरे के साथ साथ तुम्हारा मुंह भी फोड़ दूंगी। भाई राहुल से कहता है, अभी तो कोई बेहोश पड़ा था, तान्या तो बता रही थी बड़ी सीरियस कंडीशन है तेरी, कितना ड्रामा करती है तू। इस बात पर ईश्वरी अपना बाल पीछे की तरफ झटकते हुए कहती है, सुबह जज को कन्विंस करना था ताकि मुझे अगली डेट मिल सके, और आज अपने पति देव को करना है। ये कन्विंस हो चुका है, शुरू करें। और वो अब एक एक करके रस्म करना शुरू करती है। चलनी लेकर वो जैसे ही चांद की तरफ देखकर अपनी चलनी को दक्ष की तरफ घुमाई थी, दक्ष का चेहरा नीचे की तरफ झुक गया था, जैसे वो दिल ही दिल में ईश्वी से अपनी गलती की माफ़ी मांग रहा हो। लेकिन ईश्वी थाल को साइड में रखते हुए और धीरे से अपना हाथ ले जा करके दक्ष के चिन पर टिकाते हुए कहती है, ओ मिस्टर हैंडसम, माना कि अच्छे दिखते हैं, नज़र नहीं लगाऊंगी, कम से कम मेरी तरफ तो देखिए, वीडियो अच्छी नहीं बनेगी ना, शर्मा बाद में लीजिएगा। ईश्वी को लगा था कि दक्ष ने इस वजह से अपना चेहरा झुकाया है क्योंकि उन्हें शर्म आ रही है। इस बात पर हल्का सा दक्ष भी मुस्कुरा देते हैं। और फाइनली अब सारा कार्यक्रम कंप्लीट हो चुका था और अब बारी थी ईश्वी को मिठाई खिलाकर पानी पिलाने की। दक्ष काजू कतरी लेकर जैसे ही उसके होठों के पास उसे लेकर आए थे, ईश्वी पूरा ही काजू कतरी लपकते हुए कहती है, कंजूसी क्यों कर रहे हैं, आपको भी खिलाती हूँ मैं। वही दक्ष के भी होंठ के पास जैसे ही वो काजू कतरी ले जाती है, दक्ष हल्का सा पीछे होते हुए कहते हैं, अब तुम खा ली ना, अब खाना भी खा लेना, मैं जा रहा हूँ, मुझे नींद आ रही है। लेकिन ईश्वरी जो दक्ष की कलाई पकड़ ली थी और सबको वो आंखों के इशारों से ही जाने के लिए कह देती है। वही तान्या भी थाल वगैरह को ले जाते हुए कहती है, मैं खाना लेकर आती हूँ तेरा। अब दोबारा से ईश्वरी और दक्ष कमरे में अकेले हो चुके थे और ईश्वरी साइड से यहाँ करके दक्ष के बाजू से टिकते हुए कहती है, इस चांद की रोशनी को देखिए, ऐसा लग रहा है कि ज़िंदगी में भी बहुत सारी रोशनी लाने वाली हमारे, है ना। वही दक्ष ईश्वरी के बालों को धीरे से सहलाते हुए कहते हैं, तुम अपनी ज़िंदगी बदल सकते हो ईश्वरी, मेरे चक्कर में इस अंधेरे के साथ मत जियो, वरना इस अंधेरे में चांद की रोशनी का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं मिलेगा तुम्हें। मैं अभी भी वो जंगल का मुसाफिर हूँ, मेरा अपना कुछ नहीं है। वैश्वी जी कहती है, आप परेशान क्यों हो रहे, मैं केस जीत जाऊँ। लेकिन तभी दक्ष उसके होंठों के इतने करीब आ चुका था कि ईश्वरी के होंठ अपने आप ही बंद हो गए थे और वह हैरानी से दक्ष के चेहरे की तरफ देखने लगी थी। वही दक्ष उसको प्यार से समझाते हुए कहते हैं, ईश्वरी, मेरे पास कुछ नहीं है, अगर मैं केस जीत भी गया उसके बावजूद भी मैं सबकी नज़र में तो एक बार कल्प्रिट बन चुका हूँ, और एक बार कल्प्रिट बनने के बाद कोई इंसान विक्टिम नहीं बन सकता। तो मेरी बात समझ नहीं रही हो। अच्छा होगा मुझसे दूरी बना लो अभी इसी वक्त, क्योंकि एक बार मोहब्बत हो गई फिर मुझसे दूर होना मुश्किल हो जाएगा तुम्हारे लिए। ईश्वी दक्ष की सीरियस बातों को आज बिल्कुल भी सीरियस लेने के मूड में नहीं थी और वो दक्ष के बाल को आगे आ रहे हल्का सा उसे खींचते हुए कहती है, आप भी ना बस बुरा बुरा बोलते रहते हैं। अच्छा, जस्ट इमेजिन हम दोनों की बढ़िया सी लाइफ होगी, हम दोनों आपके ना बढ़िया से घर में रहेंगे। अगर आपका कोई बढ़िया सा घर ना भी होगा तो कोई बात नहीं, वो जंगल वाला घर है ना, वो भी चलेगा मुझे, और आप ना ऐसे ही चोरी करते रहिएगा। आप चोरी बड़ी अच्छी करते, लेकिन शायद आप भूल गए थे कि उस दिन ना सिर्फ आपको ये ज्वेलरीज और ये जो भी सामान थे वो सब चुराने थे, आप तो बस मेरा दिल भी चुरा कर लेते गए। कितने हैंडसम लग रहे थे ऐसे मास्क लगा करके, आंखों में गुस्सा, मज़ा ही आ गया था उस वक्त तो आपको देखकर। लेकिन मुझे नहीं पता, कोई आइडिया नहीं था कि मैं ऐसे चोर के हाथ तो अपना दिल खो बैठूंगी। दक्ष उसके गालों को हल्का सा पिंच करते हुए कहते हैं, बचपन से ऐसे ही हो ना तुम, कभी भी किसी भी बात को लेकर सीरियस नहीं हो सकती, हर बात को मजाक में उड़ा ले जाती हो। वैसे शुरुआत में मुझसे इतना डरने का नाटक क्यों करती थी, डरती थी या फिर वो भी ड्रामा ही था तुम्हारा? क्योंकि अगर डर लगता तो अभी भी तुम मुझसे थोड़ा बहुत तो डर रही होती ना। लेकिन ईश्वरी अपना चेहरा ऊपर करते हुए कहती है, वो तो मैं बुक की फैंटेसी में जैसे हीरोइन एक्ट करती हूँ वैसे नाटक करती थी, वरना जितने आप मुझे अच्छे लगे थे ना जब मैंने आपका चेहरा पहली बार देखा था, आप इस बात का थोड़ा सा फिक्र था कि आप टेररिस्ट हैं, कहीं मुझे मार वार ना दे। लेकिन जब आप वो सांप के काटने पर मेरा पैर का वो हल्का सा, बाप रे अभी भी याद आता है तो दर्द होता है
कितने बेदर्दी से कट लगा दिया था आपने। और उसके बाद प्यार से उस पर वो पता नहीं क्या लगा रहे थे, कोई तो लोशन था। वाह, आई वॉज लिटरली इम्प्रेस्ड। कहते थे कि मारूंगा, पीटूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, और रखते हमेशा मेरा ख्याल थे। आपकी बातों पर तो भरोसा भी नहीं किया जा सकता। अच्छी तरह से विलन बनना भी नहीं है आपको। और बस बस हो गई मुझे थोड़ी सी मोहब्बत। फिर धीरे धीरे करके थोड़ी बढ़ती आई। और उसके बाद जिस दिन आप मेरे लिए पैड लेकर आए थे, दैट वॉज द बेस्ट मोमेंट। वहीं तानिया जो बगल में खड़ी उन लोग की बातें सुनते हुए कहती है, मैं वहीं पर मौजूद थी और इतना कुछ होता रहा तुम दोनों के बीच, मुझे कोई अंदाज़ा भी नहीं था। ईश्वरी जो तान्या की तरफ देखते हुए कहती है, ये भी हमारे प्यार के खिलाफ है और हमारे रिश्ते को मानना नहीं चाहती, लेकिन क्या करे बेचारी, ये भी फंस गई है रुद्र के चक्कर में। वहीं दर्श हल्का सा हंसते हुए कहते हैं, उसकी लाइफ सेट है, उसके पास अपनी प्रॉपर्टीज़ वगैरह भी है, और वो कुछ ही टाइम के लिए आया था जंगल में। जब लोग उसे भूल जाएंगे उसके बाद वो वापस लौट जाएगा और तब तुम्हारे साथ ही रहेगा तान्या। वही तान्या हल्का सा नीचे झुकते हुए कहती है, सच्ची ऐसा है क्या? दक्ष और ईश्वरी एक में बैठे हुए थे। ईश्वरी तान्या के मुंह पर अपना हाथ रखते हुए कहती है, जा ना, मेरा मोमेंट खराब कर रही है, निकल यहाँ से। जब मैं अपनी रोमांटिक यादों को याद करूंगी इनके साथ तो तू बीच बीच में चपड़ चपड़ करते हुए आ जाएगी मेरी यादों में। जा, भाग जा यहाँ से। और फिर वो दक्ष की तरह देखकर कहती है, बहुत भूख लगी है, खिलाएंगे अपने हाथ से। दक्ष बिल्कुल शांत थे, लेकिन उनके अंदर इस वक्त ज्वालामुखी जैसे आग फूट रही थी और ईश्वरी उस आग को शांत करने का काम कर रही थी। वो अपना मुंह खोलकर दक्ष के सामने काफ़ी टाइम से बैठी रहती है, लेकिन दक्ष उसके मुंह में कोई कौर नहीं डाले थे, जिससे ईश्वरी परेशान होकर दक्ष को उनके माथे पर टच करते हुए कहती है, क्या हो गया आपको? ऐसे मुझे देखते देखते गुम कहाँ हो जाते हैं आप? दक्ष अपने ख्यालों से बाहर आते हुए कहते हैं, तुम खुद खा लो, मैं नहीं खिला रहा। लेकिन अश्विन का हाथ पकड़ते हुए कहती है, ऐसे नहीं जाने दूंगी, खिलाना है तो आपको अपने हाथ से ही पड़ेगा, वरना मैं भी कुछ नहीं खा रही, जान लीजिए। हाँ। दक्ष ने जितने प्यार से अभी दक्ष का हाथ पकड़ा था उतने ही बेरुखी से दक्ष अपना हाथ ईश्वर के हाथ से झड़कते हुए कहते हैं, तुम्हें समझ क्यों नहीं आता है? पागल पागल हो गया तुम? एक किडनैपर से प्यार करने चली हो, जानती भी हो मेरी सच्चाई, कौन हूँ, क्या करता हूँ, क्या चाहता हूँ। अगर मैंने तुम्हें अगले दिन मार दिया केस जीतने के बाद तो क्या करोगी? तुम कैसे भरोसा कर सकती हो मुझ पर? पूरी दुनिया एक तरफ है और तुम एक तरफ। पूरी दुनिया मुझे सजा देना चाहती है, तुम्हारे अपने दोस्त भी मुझ पर पूरी तरह से भरोसा नहीं कर पा रहे अश्वी, और तुम हो कि क्यों कर रही हो ये? मैं ईश्वरी की भी आंखों में आंसू आ गए थे। एक तो वो पहले से काफ़ी वीकनेस महसूस कर रही थी, ऊपर से दर्श का यूं इस तरह चिल्लाना, और वो अपने आंसू को पोंछते हुए कहती है, आप डांट क्यों रहे हैं? मैं तो बस कह रही थी मुझे खाना खिला दीजिए, नहीं खिलाना तो बता दिए होते। बच्चों की तरह यूं इस तरह रोता देख करके दर्श उसके गालों पर अपना हाथ रखते हुए कहते हैं, अश्वी, मैं मजाक नहीं कर रहा और ना ही मैं तुम्हारे आंसुओं से पिघलने वाला हूँ। जस्ट मेक श्योर कि तुम मुझसे दूरी बना लो। और किस शादी की बात कर रही हो? क्यों रख रही हो ये व्रत? क्या लेना देना है तुम्हारा मुझसे? देखो, तुम्हें पत्नी बनाने का कुछ अलग मकसद था मेरा। मैं नहीं चाहता था कि वहाँ पर मौजूद कोई भी लड़का तुम्हें गलत तरीके से टच करे या तुम्हें गलत तरीके से देखे। तुम उन सब की नज़रों से बचाने का सिर्फ एक ही उपाय मिला मुझे, और ये यही था कि मैं सबसे बता दूं कि तुम मेरी वाइफ हो। उसके बाद किसी की भी मजाल नहीं थी कि तुम्हें आंख उठाकर भी गलत तरीके से देख सके। और ये करने के बाद अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें वाकई में पसंद करने लगा हूँ तो ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी बेवकूफ़ी है। मुझे क्यों आएगा तुम्हें इंटरेस्ट? तुम एक नंबर की पागल लड़की हो, ठीक है? दिमाग तुम्हारा घास चढ़ने चला जाता है, स्पेशली जब तुम मेरे सामने आती हो। तुम ये केस लड़ी हो क्योंकि तुम एक अच्छी लॉयर हो, और अगर मैं ये केस जीता तो ऑब्वियसली था तो तुम्हारे पूरे पैसे तुम्हें मिल जाएंगे, और अगर नहीं भी जीता तब भी मैं तुम्हारा क्लाइंट हूँ तो मेरी लॉयर, एंड दैट्स ऑल। इसके आगे ना मैं कुछ जानता हूँ और ना ही कुछ समझना चाहता हूँ। अब तुम ये खाना खाओ या मत खाओ, आई रियली डोंट केयर। और ये बोलकर वो काफ़ी गुस्से में वहाँ से बाहर निकल गए थे। नीचे इस वक्त ब्रिजेश, माधुर और उनके साथ बैठे सभी लोग
जो कि इस तरह दक्ष को आता देख करके तुरंत ही खड़े हो गए थे। वहीं संजू और राहुल जो एक दूसरे को देखते हुए लगातार वहीं संजू और राहुल भी एक दूसरे को देखते हुए ईश्वी के रूम में जाने लगे थे, लेकिन तान्या उन सबको रोकते हुए कहती है, नहीं, तुम सब रुको, मैं जाकर देखती हूँ क्या हुआ उसे। अयान भी भाग करके दक्ष के पीछे पीछे आते हुए कहता है, क्या हुआ भाई, आप ठीक है? क्या हुआ, इतने गुस्से में कहाँ जा रहे हैं भाई? वहीं दक्ष अयान की तरफ मुड़ते हुए कहते हैं, क्या है, अब तुम्हें भी कुछ सुनना है मुझसे? भूल गए हो इस दक्ष सिंह राठौर को? मैं थोड़ा शांत क्या के सब अपने आप को हीरो समझने लगते हो। और वो मैडम, वो बालकनी की तरफ देख रहे थे जहाँ पर अभी भी ईश्वी रोते हुए चांद को देखे जा रही थी, और उसे देख करके दक्ष थोड़ा देर तो शांत पड़ गए थे, लेकिन फिर से वो अपने गुस्से को कंटिन्यू करते हुए कहते हैं, अयान, मुझसे उस बारे में कोई बात नहीं करोगे तुम। मुझे इस वक्त किसी से कोई बात नहीं करनी है। लेकिन अयान लेकिन अयान जो पूरे हट में आते हुए कहता है, भाई यार, वो आपके लिए जान देने को तैयार है। मतलब कौन लड़ता है ऐसे कल्प्रिट का केस? सबको पता है कि आप क्रिमिनल हो, सब जानते हैं कि आप बुरे हो, लेकिन उसके बावजूद भी वो पूरी दुनिया से आपके लिए लड़ रही है और आप खुद से नहीं लड़ पा रहे। अयान जो सामने आकर दक्ष को रोकते हुए कहता है, हाँ भाई, खुद से ना। आप ही हो ना जो ये समझते हो कि ईश्वी आपके लिए सही नहीं है, या फिर आप ईश्वी के लिए सही नहीं हो। आई डोंट नो व्हाट्स द प्रॉब्लम। आपको क्या लगता है, एक बार आपकी ज़िंदगी में अगर एक बार सारी रोशनी ख़त्म हो गई तो उसके बाद आप दोबारा से अपनी ज़िंदगी में कोई लाइट लाने की कोशिश नहीं करोगे? पूरी ज़िंदगी उस जंगल में बिताना है आपको? दक्ष अयान के कंधे पर काफ़ी मजबूती से अपना हाथ रखते हुए कहते हैं, वही मेरी ज़िंदगी है अयान। और तुझे तो पता है ना कि निधि के साथ क्या हुआ था, क्योंकि उसका नाम मुझसे जुड़ा था। मेरी माँ को किसी ने ट्रीट नहीं किया क्योंकि उनका नाम मुझसे जुड़ा था अयान। तुझे किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला क्योंकि तेरा नाम मुझसे जुड़ा हुआ है। तुझे लगता है मैं वो जिंदगी ईश्वी को दूंगा? अरे वो नहीं जानती है, तू तो जानता है ना, मैं बचपन से उसे पसंद करता हूँ, कुछ ज़्यादा ही पसंद करता हूँ। इतना ज़्यादा कि अगर उसकी भलाई मुझसे दूर रहने में ना, तो हमेशा हमेशा के लिए उसको अपने आप से अलग कर दूंगा मैं। वो तो बेवकूफ़ है, नहीं समझ रही है, लेकिन पब्लिक का गुस्सा, मैं उसके ऊपर कोई आँच नहीं आने दूंगा। इस रिलेशन को हम सिर्फ प्रोफेशनल रखेंगे, क्योंकि अगर पब्लिक को पता चलता है कि ईश्वी और मेरे बीच कुछ ऐसा है तो वो लोग मुझे नहीं बल्कि उस लड़की को नुकसान पहुंचाएंगे। और अयान, मेरी ज़िंदगी में अगर वाकई में कोई है जिससे मैं प्यार करता हूँ ना, तो वो एक तू है और दूसरा ईश्वी। मैं तुम दोनों को नहीं खो सकता, मेरी वजह से तो बिल्कुल नहीं। ये केस जीतने के बाद मैं उससे हमेशा के लिए दूर हो जाऊंगा, लेकिन इस बारे में तो उसे कुछ नहीं बताएगा। मेरी ज़िंदगी शायद अकेले लिखी है और मैं जी लूँगा यार अकेले। बस तू एक अच्छा साइंटिस्ट बनना, जिसका हमेशा से तेरा ख्वाब था, और वो भी अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन कर जाएगी। भाई आयन जो रोते हुए कहता है, और भाई आप क्या करोगे? दक्ष हल्का सा मुस्कुराते हुए कहते हैं, मेरा सुल्तान और मेरी सूफी वेट कर रही होगी जंगल में, उनके पास भी तो जाना है ना मुझे। बस इस केस का रफा दफा निकलता हूँ मैं जंगल, अपनी पुरानी और सुकून दे दुनिया में। अब जो है वही है मेरा। दूसरी तरफ ईश्वी जो अपने आंसू को रोक ही नहीं पा रही थी, तान्या उसको जोर से हक किए हुए उसको संभालते हुए कहती है, क्या हो गया है तुझे? रोना तो बंद कर, कुछ बताए कि मुझे कुछ कहा है उस अकड़ू ने? तो एक बार मुझे बता, मैं ना उसके मुंह पर डंडा दे मारूंगी। ऐसे कैसे कुछ भी बोल देता है मेरी दोस्त को? हाँ, ईश्वी जो रोते हुए कहती है, मैं भूतनी लगती हूँ क्या उसे? मैं सुंदर नहीं हूँ क्या? क्यों मुझसे प्यार नहीं करता वो शख्स? वहीं दूसरी तरफ दक्ष भी लगातार चांद को देखते हुए कुछ ऐसा ही सोच रहे थे। एक तरफ ईश्वी जो चांद की तरफ देखते हुए तान्या से पूछती है, क्या मेरी जिंदगी में कोई हक नहीं है कि मैं अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी सकूं, उस इंसान के साथ रह सकूं जिससे मैं प्यार करती हूँ? क्या प्रॉब्लम है उनको मुझसे? दूसरी तरफ दक्ष जो चांद की तरफ ही देखते हुए न जाने क्यों अपने आप से बात करते हुए कहते हैं, कितनी प्यारी है, कितनी प्यारी हो तुम। पहली बार किसी को डांट कर इतना बुरा लग रहा है मुझे। मैं तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हार्ट हूँ, पर इंसान हूँ। मुझे गुस्सा आता है तो फिर मुझे तरस नहीं आती, लेकिन तुम्हारे आंसू देखकर बर्दाश्त नहीं होते मुझसे। और फिर उन्हें अपने पे लेट चुके थे। भूख तो वैसे उन्हें भी लगी थी, क्योंकि उन्होंने भी तो सुबह से कुछ भी नहीं खाया था।
उनका व्रत नहीं था, लेकिन अब उन्हें खाने पीने से ज़्यादा कोई लेना देना भी नहीं था। वो तो ईश्वी जंगल में उनके साथ रहा करती थी, इस वजह से वो ईश्वी को डराने धमकाने के लिए रोज़ उसके साथ बैठकर खाना खाया करते थे। इसी वजह से ईश्वी भी खा लिया करती थी। वो जैसे ही आंखें बंद किए थे, उनकी आंखों के सामने उनकी बहन के साथ हो रहे उस दुर्व्यवहार का नज़ारा घूमने लगता है, जैसे उनके सामने किसी ने टीवी ऑन कर दी हो। और उसी स्क्रीन प्ले के साथ ही ईश्वी का भी चेहरा उन्हें नजर आने लगा था, जैसे वो सब कुछ उनकी बहन निधि के साथ नहीं बल्कि ईश्वी के साथ हो रहा। और जैसे उन्हें यह महसूस होता है, वो काफ़ी गुस्से में अपने पसीने और गहरी गहरी सांस भरते हुए अपने चेहरे को ना मिलाते हुए खुद को ही तसल्ली देते हुए कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा कभी कुछ नहीं होगा, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। दक्ष को हमेशा से वो रात उनकी आंखों के सामने नजर आती थी जब उनकी बहन ने उनके सामने अपना दम तोड़ दिया था। उनकी बहन को जिस वक्त हॉस्पिटल लेकर आया गया था, उस वक्त वो जिंदा तो थी, लेकिन डॉक्टर ने भी निधि को नहीं दिया। सबको यही लगता था कि वो तो आतंकवादी के परिवार से बिलोंग करती है, ऐसी लड़की को भला कौन ही बचाना चाहेगा। और ये सब कुछ सोचते हुए दक्ष का दिमाग एकदम से घूम गया था, और वो हमेशा से इस तरह की बातें अपने दिमाग और अपने मन में लिए फिरते थे, मगर किसी को भी इस बारे में नहीं बताया करते थे। अगली सुबह ईश्वी जो दोबारा से अब तैयार होकर के अपनी ड्रेस में वापस आ चुकी थी, बिल्कुल फॉर्मल और प्रोफेशनल ईश्वी बनकर, और वो गाड़ी में आकर के चुपचाप बैठ जाती है। वहीं उसके ठीक बगल में अभी तो अयान बैठा था, लेकिन जैसे वो ईश्वी को आकर बैठता हुआ देखता है, वो तुरंत ही अपनी जगह से उतर जाता है और दक्ष को वो भी उस जगह पर बैठाने की कोशिश करता है, लेकिन दक्ष आकर के आगे के पैसेंजर सीट पर बैठते हुए कहते हैं, चले हम। अयान जो मजबूरी में आकर के ईश्वी के बगल में बैठता है और फिर अपने सर हाँ मिलाते हुए कहता है, बाकी के लोग दूसरी गाड़ी में आ रहे भाई। वह ईश्वी जो अयान की तरफ देखते हुए कहती है, कोर्ट रूम में मुझे आज कोई तमाशा नहीं चाहिए अयान, समझा देना अपने गुस्से को कंट्रोल में रखें। वो कोई घर नहीं है और ना ही जज उनकी बीवी जो उनका गुस्सा और उनकी तानाशाही बर्दाश्त करेंगे। मिस्टर मेहता एक से एक सवाल करेंगे और उसका जवाब उन्हें बहुत ही आसानी और सिंपल तरीके से देना होगा। वैसे मैं पूरी कोशिश करूंगी कि ऐसा मौका ना आए, मगर तभी बीच में दक्ष अयान से कहते हैं, मेरी वजह से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अयान, बता दो। वहीं अयान एक बार दक्ष की तरफ रियरव्यू मिरर से देखता है और फिर ईश्वी की तरफ अपना चेहरा मोड़ते हुए कहता है, ये क्या एक दूसरे को बता दो कर रहे हो? अरे आस पास बैठे हुए हो, सबको एक दूसरे की आवाज़ सुनाई दे रही है, फिर क्या प्रॉब्लम है? कर लो ना बात खुद से। ईश्वी जो अयान की तरफ मुड़ते हुए कहती है, तुझे पता है सबसे घटिया दिन जिंदगी में जिस दिन मेरी शादी होने वाली थी, अगर उस दिन मेरी शादी ना होती, उसके अगले दिन होती, तो शायद इस शख्स से मेरा पाला ना पड़ता। समझता क्या है ये खुद को? पता नहीं, 12 SF कमांडो। मतलब मैं इतनी मदद कर रही हूँ, लेकिन ज़रा भी एहसान नहीं मानना है मेरा। मैं कोर्ट रूम आता है। अयान जो दक्ष और ईश्वी दोनों को संभालते हुए कहता है, गाइस प्लीज़ रिलैक्स, अपना गुस्सा यहीं पर थूक दो, कोर्ट रूम के अंदर ट्राई टू बी प्रोफेशनल। ईश्वी जो अपना हाथ मोड़ करते हुए ईश्वी अपना हाथ फोल्ड करते हुए अयान को देखते हुए कहती है, ओह रियली, तो मुझे कह रहे प्रोफेशनल रहने के लिए? मैंने ना लॉ कॉलेज में बस यूं ही अपना नाक नहीं घिसा है। मैं इस बात पर दक्ष अपना सर हाँ मिलाते हुए कहते हैं, तभी तो इतने बंक मारे। नाक का पता नहीं, लेकिन जूते बहुत घिसे होंगे। थोड़ा दिमाग इस्तेमाल कर लिया होता तो कॉलेज में टॉप करती, बददिमाग कहीं की। उनको इस तरह बुदबुदाता देख कर केशवी जो उनके पीछे पीछे आते हुए कहती है, ओ मिस्टर क्लाइंट, मेरा ना आपसे कोई लेना देना नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है हमारा। और हाँ, ये केस जीत जाओ, उसके बाद से ना तलाक का पेपर आपके मुंह पर फेंक के मारूंगी। ये मत समझिएगा कि ईश्वी माथुर को आपसे ऐसा इश्क हो गया कि आपके अलावा मुझे और कोई नजर नहीं आएगा। बहुत सारे लोग हैं मेरी जिंदगी में, किसी को भी सेट कर लूंगी मैं। वो यहाँ जो खुश होते हुए कहता है, बिल्कुल, तुम तो हमेशा से काफ़ी खूबसूरत थी, मैं भी काफ़ी। जैसे उसने था बोला था, दक्ष उसका हाथ जोर से पकड़ते हुए कहते हैं, क्या? वो यहाँ जो कहता है, मैंने कहा कि मैं भी तुम्हारी मदद करूँगा ईश्वी, अगर कोई लड़का चाहिए होगा तो मेरे कांटेक्ट में बहुत अच्छे अच्छे। वैश्वी जो उसको बीच में रोकते हुए कहती है, गाइस हो गया, बस करो, हम अंदर जा रहे हैं, कोर्ट का टाइम हो रहा है, जज आ रहे होंगे, और तैयार है ना सब लोग? पानी वानी तो नहीं पीना किसी को? अयान जो बॉटल देते हुए कहता है, पूछ लो भाई से, उन्हें ना पीना। यशवी जो दक्ष बॉटल के पानी ऐसे पीकर अपना दिमाग ठंडा कर लीजिए, गुस्सा मत करिएगा वहाँ पर।
और ये बोलकर वो कोर्ट रूम में जाने लगती है। वहीं पीछे से अयान अपने भाई के पीठ को थपथपाता है। इतनी सही आइटम आपको मिलेगी नहीं भाई। जैसे ही दक्ष उसकी तरफ मुड़कर अपनी रहे थे, अयान अपना स्टेटमेंट पूरी तरह से चेंज करते हुए कहता है, इतनी अच्छी और इतनी प्यारी भाभी आपको कहीं नहीं मिलेंगी भाई। आइए जानते हैं आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है और क्या होगा अब इस केस का। आइए जानते हैं इसे आने वाले एपिसोड में और सुनते रहिए क्रिमिनल्स पोस्ट सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्य के साथ।